सीरीज़ स्टार्ट करी है MEC 105 की। और इसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ में अपना अदर्स भी है, जिसके ज़रिए आप अपने शॉर्ट टर्म में अपने जो इग्नू के एग्ज़ाम हैं MEC 105 के, आप उसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं और तकरीबन बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो आपको पास होने के लिए काफ़ी हैं। जो स्टूडेंट्स अपने तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। चलो आओ इसको शुरू करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कुछ बातें बता देता हूँ MEC 105 की। शुरू करते हैं। पहले जो इसकी टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की होती है और इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 12 से या 20 मार्क्स के आते हैं, जिसके अंदर 20 नंबर के अपने जो होते हैं 20 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मिलेंगे। और उसके बाद अपने जो 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं वो अपने 12 मार्क्स के होते हैं। तो जो 4 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, उनमें से आपको कोई 2 करने होते हैं और जिसका जो टोटल बनता है वो बनेगा आपका टोटल बनेगा आपका 20 इंटू 2 40 मार्क्स। और बाकी के जो अपने 12 नंबर के आते हैं वो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो जो हो गया 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 40 प्लस 60 इजिकल टू 100 मार्क्स के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरी जो ये सीरीज़ है इसके अंदर हम आपको MEC 105 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं वो भी करवाएंगे। बाकी जो टॉपिक वाइज जो रेगुलर पूछे जाते हैं इग्नू के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस भी करेंगे, जिससे आपको उन सवालों के जवाब देने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये MEC 105 है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और हमारी जो एजुकेशन है वो लर्न ब्रेन के नाम से आती है। चलो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस सिंस 1991 इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चरल माने होता है संरचना में, जो डिज़ाइन संरक्षण जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है ना, जिस तरीके का जिसमें हम अपने निर्माण वगैरह का होता है। तो हम भारत में 1990 और 1991 में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हुए थे जो कि इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश के नोट्स मैंने बना दिए हैं, हिंदी के नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, जिसमें उसके लिए मैंने अपना हिंदी स्टूडेंट्स के लिए अपनी जो है MEC 105 की एक हिंदी और एक इंग्लिश की सीरीज़ चालू करी है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से इसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अच्छा चलो इसमें आप देखते हैं हम लोग कि जैसे है कि शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम अ वर्ल्ड इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब कि आपको सभी जानती हैं कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ने प्रूव किया है, इंडिया इज़ प्रूव दैट कि फेस द इकोनॉमिक साइकिल विदाउट डिस्टर्बेंस, हमने बिना किसी डिस्टर्बेंस या बिना किसी छेड़छाड़ के अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से बूस्ट किया है। हमने ऐसा कोई भी इलीगल रास्ता नहीं अपनाया जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करे और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी जो बिलीव्स हैं, हम पे जो फेथ है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, अब इंडिया इकोनॉमी टू किट अप पाथ, हमने अपने इस पाथ को इस तरीके से ले चुके हैं टुवर्ड द डेवलपमेंट की ओर, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे और जो हमारे यहाँ जो पीपल्स रहते हैं, जो अपने रेसिडेंशियल रहते हैं, जो डिपेंडेंट है इंडियन इकोनॉमी पे, जो इंडियन के पीपल्स हो गए, उन सब के साथ देश का बढ़ा किस तरह से बढ़े आप देखते हैं। और ये हमने किया कैसे, ये हमने किया विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्रैल 1951 में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू कर दिया था, जिसका एक ही एम था, टू ब्रिंग दी स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर इस तरीके से स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना। इट्स मीन इसका मकसद ये था कि इस तरह से स्थिरता लाना कि जिससे कि विकास को रेगुलर रोटेशन में, ऑटो रोटेशन पायलट में मोड पे रखा जा सके। क्योंकि भविष्य में जिस समय 1990 से पहले जो भारत था वो इस तरीके से इफेक्ट था कि भारत में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण फूड्स, ग्रेन्स, मतलब कई तरीके की ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर भी हमने 5 ईयर प्लान इस तरीके से अपनाया कि जो हमारा एम ही ये रख दिया कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, साथ में हमारे लक्ष्य पूरे होते रहे। और उसके बाद हमने सेकेंड ईयर प्लान बनाया जिसका मकसद था ह्यूज प्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, मतलब कि एक बड़ी मात्रा में उत्पादन करना और साथ ही स्ट्रेटेजिक मतलब एक जो सिस्टमेटिक वे से, स्ट्रेटेजी मतलब एक तकनीक से, क्योंकि इससे हम अपनी कैपेसिटी को, जो प्रोडक्शन को, वो इन्हेंस कर सकें इन इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था में।
और 1922 के बाद क्या हुआ, अब वो देखते हैं। 1922 के बाद हो गया इंडियन गवर्नमेंट, जो 1990 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, और हमने एक नई इकोनॉमी पॉलिसी लेके आए थे। इंडिया हैज़ स्लोली ओपन अप इट मार्केट थ्रू द इकोनॉमी, और हमने अपनी मार्केट को इस तरीके से खोलना स्टार्ट कर दिया था कि जिससे कि लिबरलाइजेशन आफ्टर द फंडामेंटल रिफॉर्म सिंस 1991, और 1991 में हमने उसके बाद हमने फंडामेंटल रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे, एंड देयर रिन्यूअल इन दी 2010, और 2000 में उसको हमने फिर से चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि हमने उस समय ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर दिए थे, हमारे जो एम्स थे वो पूरे होते जा रहे थे। इंडिया हैज़ अ प्रोग्रेस टूवर्ड द फ्री मार्केट इकॉनमी इन लेट 2000, और 2000 पहुँचते पहुँचते हमारी जो इकॉनमी थी वो अपना इस तरह से प्रोग्रेस हो चुकी थी कि हम फ्री मार्केट हो गए थे। अभी हम ओपन मार्केट हो गई थी, विदेशी कंपनियां हमारे आगे इन्वेस्ट कर सकती थी, हम जाके विदेशों में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। और उस टाइम पे जो इंडिया की ग्रोथ थी, उस टाइम पे इंडिया की जो ग्रोथ हुई वो 75%, विच दी डबल ऑफ द एवरेज इनकम इन डिकेड। और साल में हमने 7.5 द पॉलिसी अबाउट द प्राइवेटेशन। अब हम समझते हैं कि जो पॉलिसी हमने जो अपनाई उसके अंदर था क्या। बेसिकली हमारी जो पॉलिसी थी वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की थी, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। उसमें हम पॉलिसी में हमने क्या किया कि जब हमारी पॉलिसी का यूज़ हुआ तो उस पॉलिसी के ऐसे जो रिजल्ट निकल के आने लगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। 1991 से 1975 तक हमारी जो इकॉनमी वो 3.5% के हिसाब से ग्रोथ की, 3.5% के हिसाब से ग्रोथ हुआ, और 1975 और 90 तक हमने 5.5%, और उसके बाद एंड द 1990 से 2005 6.5%, एंड आफ्टर 2005 एंड 2012 7.5%। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से जो इंडिया इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रोथ करने लगी, वो धीरे 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 इस तरीके से ग्रोथ करने लगी, और हमारे जो एम थे वो पूरे होते रहे, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा कि जो अगर रास्ता हमारा ठीक नहीं होता तो हमारे को ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम इस तरीके की ग्रोथ कर सकें। क्योंकि आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से कि 3.5% से ग्रो करके इकोनॉमी अगर ग्रो करके 7.5% तक पहुंच रही है, 7 तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण हम ये चेंजेस एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी में थी, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बाद जो अपना इंडियन इकोनॉमी थी, मैं एक बार शीट खोल लेता हूँ फिर देख लेते हैं अपना। हाँ, इंडियन इकोनॉमी में जब हमने स्टार्ट किया तो इट्स मेड अ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, और हमारा जो इंडियन जो ये इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होने लगा। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी डिस्क्राइब द चेंजेस द बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ चेंजेस को हम कहते क्या हैं, इसका छोटा सा सीधा मतलब होता है डिस्क्राइब द चेंजेस इन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, वो किसके कारण, आउटपुट, ट्रेड, इनकम, एम्प्लॉयमेंट ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर। जो अलग अलग इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, उनकी मदद से हम जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। इसी तरीके से और एक ग्रुप में काम करता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, और ईच सेक्टर प्लेड अ मेजर रोल इन इकोनॉमी। और जो हमारी जीडीपी में 3 सेक्टर में डिवाइड होती है, और हर सेक्टर जो है एक अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडिकेट द इनिशियल एज अ क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, मतलब विकास, सिस्टमेटिकली यूजुअली, और लगातार एकदम सिस्टम के साथ धीरे धीरे वो आगे चलते रहते हैं। मार्क्ड बाय अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, और ये धीरे धीरे कैसे होता है, टेक्निकल भी होता है और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी होता है। द टेक्निकल फैक्टर नॉलेज इंस्टीट्यूशन, और टेक्निकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे नॉलेज हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। ऑल द एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस या प्रोसेस
ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं जिनकी तरफ, एक हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टेरिटरी सेक्टर होता है। अब प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर एलिड सेक्टर, इट्स प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़, जिसके कारण हम अपना, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है मशीनरी प्रोडक्शन से डिपेंड होता है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री होती है। और टेरिटरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल्स आते हैं, सर्विसेज आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ऑल दिस सेक्टर्स आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर, हर एक सेक्टर अपने आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक डेवलपमेंट प्रोसेस सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन वाइल द सेकेंडरी सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन बाय पासिंग बाय द सेकंड सेक्टर, और जो सर्विस सेक्टर है हैज़ ग्रोन बाय पासिंग द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि जो सर्विस सेक्टर जब ग्रो करेगा ना, तो वो सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करेगा, और सेकेंडरी सेक्टर से ग्रो होकर सर्विस सेक्टर में जाएगा। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर के बाद सेकेंडरी सेक्टर मशीनरी सेक्टर, उसके बाद मशीनरी के बाद आता है टेरिटरी सेक्टर। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि अगर कोई उत्पाद प्राइमरी सेक्टर में हमने उगाया, जैसे गेहूँ को अगर हम प्राइमरी सेक्टर में अगर खेतों में उगाने के बाद उसे हम गेहूँ को उसके बाद मशीनों के द्वारा उसे काटते हैं, मशीनों के द्वारा उसे कटाई होती है, उसकी छटाई होती है, उसकी पैकिंग होती है, तो वो सारा काम सेकेंडरी सेक्टर करता है। सेकेंडरी सेक्टर करने के बाद अब उसको ऐसा तो है नहीं कि सेकेंडरी सेक्टर का करने के बाद उसे हम अपने पास ही रख लें, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रख लें, क्योंकि हमने अपने पास रखने के लिए तो उसे पैदा किया नहीं है। अनाज जब तक बेचेंगे नहीं तो हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्योंकि हमने अपने लिए हमें जितना अनाज चाहिए उतना तो हम लोग उगा लेते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन बाकी तो हमारा जो है बेचने के पर्पज़ से उगाते हैं, ताकि कुछ पैसा है जिससे हम अलग अलग चीज़ें खरीद सकें। तो ये बेचने का जो काम करता है ना, मशीनरी सेक्टर से लेकर जो पब्लिक जो एंड कंज्यूमर डिमांड होती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो बीच के जितने भी मीडिएटर होते हैं वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी में माल लोड किया और अब मार्केट तक ले गए, मार्केट में जाके सेल्समैन हो गए, मैंने बोली लगाई और अपना प्रोडक्ट्स बेचे, फिर उसकी अलग अलग पैकिंग हुई, लेबलिंग हुई, मार्केटिंग हुई, और ये सब करने के बाद हमारे जो है एंड कंज्यूमर तक जाते हैं, जिससे कि एंड कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है और उसके जो उसकी परचेजिंग पे वो अपने मनी पे करके, उसकी जो अमाउंट है वो पे करके अपना प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अपने पास ले आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर हैज़ ग्रोन पासिंग बाय द प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी जो सेक्टर ग्रो करता है वो प्राइमरी सेक्टर को बाईपास करेगा, तभी तो जाके सेकेंडरी सेक्टर में पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना अभी कि सेकेंडरी सेक्टर तब ग्रोथ करेगा जब प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करेगा। अब प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, द आउटपुट ऑफ सर्विस सेक्टर बीइंग कंसीव्ड एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड इनपुट अदर सेक्टर विल बी इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। इट्स इफ़ द लेवल ऑफ आउटपुट एंड शेयर इज़ वैल्यू एडेड इंक्रीज द स्टेडली ओवर टाइम, और ये इस तरीके से इसका जो आउटपुट में जो इसका शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट आता रहेगा। टोटल जो टेबल है उस टेबल से हम समझ जाएंगे कि कैसे वैल्यू एडेड होता है, और वैल्यू एडेड होकर किसकी कितनी परसेंटेज होती है। देखो इंडियन इकोनॉमी 1993 से लेकर 1994 में क्या हुआ, जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था वो 23% था, सेकंड का था 26.57, सर्विस सेक्टर का था 50। तो टोटल अगर मोटा मोटा देख ले तो ये टोटल हो गया जी 100%, तो 100% हो गया, जिससे कि ये साबित करता है कि 23 से 26, 26 से 50। तो हम प्राइमरी सेक्टर को बाईपास करके सेकेंडरी सेक्टर आए, सेकेंडरी सेक्टर को बाईपास करके सर्विस सेक्टर में आए। तो इससे क्या पता चला कि हमने 1990 से 1991 के में तक जितने भी हमने चेंजेस किए वो सारे के सारे फ़ायदेमंद थे, जिससे कुल निचोड़ से हमें ये निकल के आया कि हमने ऑन एन एवरेज देखे तो हमारी जो इकॉनमी थी वो बूस्ट की थी, जिससे कि हमें अपने एम्स को प्राप्त करने में या अचीव करने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाओ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।